वेलकम टू चैप्टर नंबर 5 वाइंडिंग इन माइंस का मॉड्यूल नंबर 5, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोविजंस ऑफ वाइंडिंग इन कोल माइंस रेगुलेशन 2017। इससे पहले वाले मॉड्यूल में हम लोग रेगुलेशन नंबर 76 से लेकर रेगुलेशन नंबर 81 तक डिस्कस कर चुके थे। आज के इस मॉड्यूल में हम लोग रेगुलेशन नंबर 82 से लेकर 91 तक हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो वैसे कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो ओवरमैन या सरदार का एग्जामिनेशन दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो लेजिस्लेशन पेपर के लिए और विनिंग एंड वर्किंग दोनों के लिए जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी कोर्स द अल्टीमेट ओवरमैन माइनिंग सरदार पे इनरोल नहीं किया है तो आप इनरोल कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारा ये जो ऐप है डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें हमारी कोर्स द अल्टीमेट ओवरमैन माइनिंग सरदार में इनरोल करा सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे जो पहला रेगुलेशन है वो है रेगुलेशन नंबर 82 मल्टीडेक्स। इससे बताया गया कि जब भी केज में 2 या 2 से ज़्यादा डेक्स होते हैं और सभी डेक्स एक साथ इस्तेमाल हो रहे होते हैं तो हर डेक को एक प्रॉपर सिग्नलिंग डिवाइस के थ्रू मेन डेक से कनेक्ट करना जरूरी है। इसे अलग अलग डेक पर जो लोग मौजूद हैं वो बैंक्समैन या ऑन सेटर से डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेगुलेशन तो नहीं है, पर आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी केज में 2 या 2 से ज़्यादा डेक्स हो और एक साथ इस्तेमाल होते हो तो हर डेक का जो फ्लोर होगा उसको कनेक्ट करना होगा विद द मेन फ्लोर, ताकि जो भी लोग हर डेक में मौजूद है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकें विथ बैंक्समैन एंड ऑन सेटर या कोई ऑफिशियल्स जो मेन फ्लोर पे मौजूद हो। इसके अलावा इसमें ये भी बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ जो बैंक्समैन है या फिर जो ऑन सेटर है या फिर कोई ऑफिशियल है जो मौजूद है मेन डेकिंग लेवल पर वही सिग्नल देंगे, यानी एक्शन सिग्नल वही देंगे, केज चलाने का जो सिग्नल है वही देंगे। और ये सिग्नल देने से पहले वे इंश्योर हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे कि सभी जो केज के जो गेट्स हैं वो प्रॉपरली क्लोज्ड हैं। तो ये है रेगुलेशन नंबर 82। नेक्स्ट रेगुलेशन को डिस्कस करते हैं जो कि है रेगुलेशन नंबर 83 वाइंडिंग ऑफ मटेरियल्स। इसे बताया गया है कि हर केज जिसका इस्तेमाल टब्स के लोअरिंग एंड रेजिंग के लिए इस्तेमाल होता हो तो उनके जो केज के जो फ्लोर हैं वहाँ पर दिया जाएगा कैचेस। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये है कैचेस। ठीक है, ये कैचेस देने का जो मेन पर्पस है वो है कि टू प्रिवेंट द टब्स फॉलिंग आउट, यानी टब्स को बाहर गिरने से, बाहर निकलने से रोकने के लिए केज के फ्लोर पे क्या दिया जाएगा, कैचेस दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि केज के फ्लोर को हमेशा क्लीन रखा जाएगा, साफ रखा जाएगा, और कभी भी किसी की बकेट या टब को इतना ज़्यादा नहीं भर देना है कि उसमें जो भरा हुआ पदार्थ है वो टब के या स्किप के या बकेट के बाहर आ जाए। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि जब भी आपको लंबे टिम्बर, पाइप्स, रेल या कोई दूसरे पदार्थ, ठीक है, का लोअरिंग एंड रेजिंग करना हो और ये जो पदार्थ हैं, ये जो टिम्बर हैं, पाइप्स हैं, रेल्स हैं, ये इतने लंबे हैं कि केज के बाहर निकल रहे हो तो उनका लोअरिंग या रेजिंग करने से पहले इनके जो प्रोजेक्टिंग एंड्स हैं इनको किसी चेन से या रोप से बांधा जाएगा, फिर इनकी लोअरिंग एंड रेजिंग की जाएगी। तो ये हुआ रेगुलेशन नंबर 83। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रोविजन है और आपको याद रखना है कि कैचेस कहाँ देते हैं। तो कैचेस देते हैं केज के फ्लोर में। किस लिए देते हैं? कि टब्स जो है बाहर गिर ना जाए, इसके लिए हम लोग देते हैं कैचेस। नेक्स्ट रेगुलेशन डिस्कस करते हैं जो कि है रेगुलेशन नंबर 85। रेगुलेशन 84 हम लोगों ने चैप्टर नंबर जो 3 है सिंकिंग शाफ्ट, उसमें हम लोग उसके रेगुलेशन में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है रेगुलेशन नंबर 84। तो आप उस मॉड्यूल में जाकर, उस चैप्टर में जाकर सिंकिंग शाफ्ट वाला रेगुलेशन को स्टडी कर सकते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे रेगुलेशन नंबर 85 वाइंडिंग रोप्स। इसमें सबसे पहले बात बताया गया है कि जो हमारा वाइंडिंग रोप होगा वो किस पदार्थ का बना होना चाहिए। तो वाइंडिंग रोप बताया गया है कि वाइंडिंग रोप कोल्ड ड्राउन स्टील वायर से ही बना होना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा पदार्थ से बना नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है कि वैसा सिंकिंग शाफ्ट जिसकी गहराई 30 मीटर से कम है वहाँ पर आप कोल्ड ड्राउन स्टील वायर के बजाय कोई दूसरा टाइप या कोई दूसरा पदार्थ से बना वायर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ है कि रोप की बनावट, कंस्ट्रक्शन ऑफ वाइंडिंग रोप ऐसी होनी चाहिए कि जो रोप है वो ड्रम, ठीक है, पुली और जो सीप्स हैं उनको सूट कर सके। मतलब आप इसको ऐसा समझिए कि वाइंडिंग रोप की जो बनावट है ऐसी होनी चाहिए कि ड्रम, पुली और सीप्स के डायमीटर के हिसाब से हो। मतलब ऐसा नहीं होनी चाहिए कि वाइंडिंग रोप का डायमीटर जो है सपोज जो है वो 26 mm है और ड्रम जो है, ठीक है, वो है सपोज 10 सेंटीमीटर का। तो इसके हिसाब से हुई क्या? नहीं हुई। तो हमेशा क्या होना है कि जो हमारा ड्रम्स होगा, जो पुली होगा, सीप होगा, उसके हिसाब से हमारा जो वाइंडिंग रोप है उसका बनावट होना चाहिए। हमने प्रीवियस प्रोविजंस में डिस्कस भी किया है कि जितना भी वाइंडिंग रोप का डायमीटर होगा उसका कम से कम 100 गुना होना चाहिए डायमीटर ऑफ ड्रम, पुली और सीप्स। तो उसके हिसाब से ये होना चाहिए। इसके अलावा और क्या प्रोविजंस है? इसके अलावा प्रोविजंस ये है कि अगर मैन वाइंडिंग शाफ्ट में गाइड्स नहीं दे दिया गया है
गाइड्स नहीं देते हैं तो जो हमारा वाइंडिंग रोप इस्तेमाल होगा वो नॉन स्पिनिंग टाइप होना चाहिए। नॉन स्पिनिंग टाइप होना चाहिए मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा रख दिए इसमें कोई लोड डाल के तो अपने आप घूम रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉन स्पिनिंग होना चाहिए। कब? जब गाइड्स नहीं देते हैं तो, यानी अगर आप गाइड्स देते हैं तो स्पिनिंग टाइप का भी रोप चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर गाइड्स नहीं है शाफ्ट में तो आपको नॉन स्पिनिंग टाइप का ही वाइंडिंग रोप इस्तेमाल करना है। इसके अलावा वैसा रोप का भी इस्तेमाल नहीं करना है फॉर वाइंडिंग पर्पस जो स्प्लाइस किया गया हो, यानी दो कटा हुआ जो वाइंडिंग रोप है उसको जोड़ा गया है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसिंग ऑफ रोप। तो ऐसा रोप का इस्तेमाल कभी भी वाइंडिंग पर्पस के लिए नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो है वाइंडिंग रोप के बारे में जो बताया गया है वो बताया गया है इसके फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ बताया गया कि जो ब्रेकिंग लोड होगा वाइंडिंग रोप का किसी भी पॉइंट में वो इसके मैक्सिमम जो स्टैटिक लोड है रोप में जो आ रहा है उसके कम से कम 10 गुना ज़्यादा होगा। ठीक है, ब्रेकिंग लोड वाइंडिंग रोप का कितना होगा? इसमें जो मैक्सिमम स्टैटिक लोड आ रहा है उसके कम से कम 10 गुना ज़्यादा होगा। यानी आप बोल सकते हैं कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा वाइंडिंग रोप का वो कम से कम 10 होना चाहिए। इसके अलावा एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए वाइंडिंग रोप का जिसमें इसका ब्रेकिंग लोड, क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन, डायमीटर जो है पास्ट में इसका यूज हुआ है कि नहीं और उसका डिटेल्स, ठीक है, ये सब जो है किसी बाउंड पेज बुक में रखा होना चाहिए। मतलब एक सर्टिफिकेट होना चाहिए वाइंडिंग रोप का जिसमें वाइंडिंग रोप का ब्रेकिंग लोड, क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन, डायमीटर, हिस्ट्री जो है इसका यूज का, ठीक है, वो जो सर्टिफिकेट है बाउंड पेज बुक में आपको रखना पड़ेगा। अगर ऐसा सर्टिफिकेट में वाइंडिंग रोप का ब्रेकिंग लोड नहीं दिया गया है तब कैसे करना है? तब उसके लिए यहाँ पे प्रोविज़न है कि अगर ऐसा सर्टिफिकेट में वाइंडिंग रोप का जो ब्रेकिंग लोड है वो मेंशन नहीं है तो वाइंडिंग रोप का कम से कम 3 मीटर हिस्सा जो है काटा जाएगा। ठीक है, और गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड किसी लैब में, इंस्टीट्यूट में या टेस्ट हाउस में, ठीक है, काट करके भेज दिया जाएगा ताकि लैब से पता चल सके कि इस वाइंडिंग रोप का कितना ब्रेकिंग लोड है। तो ये है ब्रेकिंग लोड के बारे में। इसके अलावा नेक्स्ट बताया गया है वाइंडिंग रोप के लाइफ के बारे में, यानी कितने साल तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं वाइंडिंग रोप का। तो बोला गया कि कोई भी वाइंडिंग रोप का इस्तेमाल जो है 3.5 साल से ज़्यादा आपका इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, 3.5 साल से ज़्यादा अगर कोई वाइंडिंग रोप का हो चुका है लाइफ तो उसका इस्तेमाल नहीं करना है फॉर वाइंडिंग पर्पस। हालांकि इसमें रीजनल इंस्पेक्टर एक्सटेंशन भी दे सकते हैं और रिस्ट्रिक्शन भी दे सकते हैं। इसका मतलब रीजनल इंस्पेक्टर को लगता है, ठीक है, कि ये जो वाइंडिंग रोप है 3.5 साल से पहले ही बहुत ख़राब हो चुकी है तो 3.5 साल से पहले भी आपको ऑर्डर देकर बोल सकते हैं कि आप जो है वाइंडिंग रोप को चेंज कीजिए। या फिर रीजनल इंस्पेक्टर को ऐसा भी अगर लगता है कि वाइंडिंग रोप जो है 3.5 साल से ज़्यादा समय के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है तो अगर आप जो है परमिशन मांगते हैं तो रीजनल इंस्पेक्टर आपको एक्सटेंशन भी दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रीजनल इंस्पेक्टर के पास यहाँ पे पावर है किसी वाइंडिंग रोप को 3.5 साल से कम यूज करने के लिए भी बोल सकते हैं और उसे ज़्यादा यूज करने के लिए भी बोल सकते हैं। ये पावर किसके पास है? आरए के पास है। इसके अलावा यहाँ पे यही बोला गया है कि कम से कम एक जो स्पेयर वाइंडिंग रोप है वो आपको स्टोर पे रखना पड़ेगा। हर मैन वाइंडिंग शाफ्ट के लिए कम से कम एक एक्स्ट्रा जो है एक स्पेयर में वाइंडिंग रोप आपको रखना पड़ेगा स्टोर में, ताकि इमरजेंसी में कभी ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ से वो वाइंडिंग रोप का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं फॉर वाइंडिंग पर्पस। नेक्स्ट इसी में बताया गया है, वो बताया गया है कैपल के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि जो कैपल होगा, ठीक है, सबसे पहले क्या बताया गया है कि कैपल का रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि कैपल का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो कम से कम कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। फिर बताया गया कि कैपल का टाइप, यानी कौन कौन सा कैपल का इस्तेमाल वाइंडिंग रोप के लिए कर सकते हैं, कौन सा कैपल का इस्तेमाल वाइंडिंग रोप के लिए नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ बताया गया, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वैसे कैपल जिसका इस्तेमाल हम लोग वाइंडिंग रोप के लिए नहीं करेंगे, मैन वाइंडिंग के लिए नहीं करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि ऐसा कैपल जो राउंड रोप के लिए इस्तेमाल होता हो, ठीक है, रोप के साथ अगर रिवेट के साथ अटैच करके हम इस्तेमाल करना है तो आप नहीं कर सकते हैं। यानी रिवेट के साथ अटैच किया गया कैपल जो है रोप के साथ इस्तेमाल जो किया गया होगा उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हैं, ये जो कैपल देखिए यहाँ पे रिवेट से लगाया गया है। तो और ये क्या है? ये है अपना कैपल, ये है कैपल और ये है अपना वाइंडिंग रोप। तो वैसा वाइंडिंग रोप जो कैपल के साथ अटैच करने के लिए रिवेट का इस्तेमाल किया गया है उसमें, तो वैसा कैपल का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। दूसरा कौन सा टाइप का जो है कैपल इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग वाइंडिंग पर्पस के लिए? तो बोला गया है कि बेंट बैक टाइप का जो वायर कैपल है, बेंट बैक वायर टाइप का जो कैपल है उसका भी इस्तेमाल हम लोग वाइंडिंग रोप के लिए नहीं करेंगे। यानी इस तरह से देखते हैं ना, रोप को इस तरह से मोड़ देते हैं, बेंट बैक कर देते हैं, तो ऐसे टाइप का कैपल का भी इस्तेमाल हम लोग मैन वाइंडिंग के लिए तो नहीं करेंगे। अभी ये तो पता चल चुका है कि कौन से कैपल का इस्तेमाल नहीं करना। अब ये जान लेते हैं कि मैन वाइंडिंग के लिए कौन सा कैपल का इस्तेमाल करना है। तो देखिए वाइट मेटल कैपल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी वाइट मेटल कैपल का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें क्या होता है कि सॉकेट का टेपर्ड पोर्शन होता है। ठीक है, सॉकेट का क्या होता है? टेपर्ड पोर्शन। टेपर्ड पोर्शन किसको बोल रहे हैं? देखिए यहाँ पर ये जो है ना, ये है टेपर्ड पोर्शन, इधर भी देख सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? ये टेपर्ड पोर्शन है।
ठीक है। तो ये जो टेपर्ड पोर्शन है इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो इसमें बताया गया रेगुलेशन में कि जो लेंथ है टेपर्ड पोर्शन की, ये जो लेंथ है टेपर्ड पोर्शन की कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए वाइंडिंग रोप के डायमीटर के ऊपर ये निर्भर करता है। अगर वाइंडिंग रोप का जो डायमीटर है वो 26 mm तक है तो जो टेपर्ड पोर्शन होगा सॉकेट का वो कम से कम 6.5 गुना होगा डायमीटर ऑफ रोप, यानी जितना डायमीटर ऑफ रोप होगा उसका 6.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा टेपर्ड पोर्शन ऑफ द सॉकेट। अगर वाइंडिंग रोप का डायमीटर कितना तक है, 26 mm तक डायमीटर है तब। अगर डायमीटर बढ़ जाता है, 26 mm से ज़्यादा हो जाता है वाइंडिंग रोप का डायमीटर, तो फिर टेपर्ड पोर्शन ऑफ सॉकेट का जो लेंथ होगा कितना होगा, तो हो जाएगा 7.3 इंटू डायमीटर ऑफ रोप। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं कि वाइट मेटल जब भी आप इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वाइट मेटल का कुछ स्पेसिफिकेशन भी होता है, ठीक है। क्या है स्पेसिफिकेशन, उसको देख लेंगे। सबसे पहला स्पेसिफिकेशन है ये जो वाइट मेटल है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जब भी ये सॉकेट में डाला जाए, देखिए सॉकेट में डाला जा रहा है तो जिसका तापमान जो है यानी टेम्परेचर जो है वो 363 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बोला गया है कि वाइट मेटल को सॉकेट में डालने से पहले जो सॉकेट है उसको लगभग 100 डिग्री तापमान तक गर्म भी किया जाना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये है वाइट मेटल के कुछ स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे रीकैपिंग ऑफ रोप्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि हर 6 महीना में या उससे कम में भी हो सकता है अगर जरूरी पड़े तो, और हर ओवर वाइंडिंग के बाद, हर 6 महीना में कम से कम एक बार, और हर ओवर वाइंडिंग के बाद प्रत्येक वाइंडिंग रोप को आपको क्या करना पड़ेगा, रीकैपिंग करना पड़ेगा। रीकैपिंग का मतलब वाइंडिंग रोप को खोलना है और इसमें कैपल में फिर से फिट करना है। कैपिंग का मतलब होता है वाइंडिंग रोप को कैपल से, ठीक है, अटैच करना। रीकैपिंग का मतलब होगा दोबारा से वाइंडिंग रोप को कैपल में अटैच करना। तो ये जो प्रक्रिया, ये जो ऑपरेशन है रीकैपिंग का, हर 6 महीने में कम से कम एक बार होगा और हर ओवर वाइंडिंग के बाद होगा। रीकैपिंग के लिए कम से कम वाइंडिंग रोप का 2 मीटर जो है लेंथ काटा जाएगा और कटे हुए भाग को खोला जाएगा और इसकी इंटरनल कंडीशन की जांच की जाएगी। देखिए कटे हुए भाग को इस तरह से खोल देना है और इसका जो एग्जामिनेशन, इंटरनल कंडीशन का एग्जामिनेशन हमको करना है। ये जो रीकैपिंग का जो ऑपरेशन है ये इंजीनियर या कोई दूसरे सक्षम व्यक्ति के निजी देखरेख में किया जाना चाहिए। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि रीकैपिंग जो है फ्रिक्शन वाइंडिंग में नहीं होता, यानी रीकैपिंग कहाँ पर होगा, ड्रम वाइंडिंग होगा, फ्रिक्शन वाइंडिंग में रीकैपिंग नहीं होता है।